छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो विवाद चल रहा था, क्या वह शांत हो गया है? क्या टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री की दावेदारी छोड़ देंगे? क्या सिंहदेव शांत हो गए हैं या यह तूफान आने से पहले की शांति है? ऐसी खबर आ रही है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से ये साफ संकेत मिल चुका है कि वो भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने के मूड में नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ये डर लग रहा है कि अगर वो छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन करने का फैसला लेती है तो छत्तीसगढ़ की भी हालत पंजाब की तरह ना हो जाए। गौरतलब है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के बाद अमरिंदर सिंह ने विद्रोही तेवर अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर नई पार्टी बना ली है। अब ऐसा लग रहा है कि टीएस सिंहदेव को इस सच को स्वीकार कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही काम करना होगा, अन्यथा अपनी लड़ाई के लिए उन्हें कोई अन्य रास्ता चुनना पड़ेगा। अब गेंद टीएस सिंहदेव के पाले में है। इधर कुछ दिनों से टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सरकारी कार्यक्रमों में एक साथ नजर आए हैं। राज्य के विज्ञापन में भी टीएस सिंहदेव नजर आ रहे थे। पहला मौका 3 नवंबर को कोविड वैक्सीनेशन के संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो शामिल हुए थे। दूसरा मौका छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस का है। इससे पहले टीएस सिंहदेव के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई दी थी, जिसे सिंहदेव ने बड़े ही आदर के साथ स्वीकार किया था। इन सब के बीच बिलासपुर से कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर जिला कलेक्टर सारांश मित्तर के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। शैलेश पांडे ने चिट्ठी में लिखा है कि 1 नवंबर को राज्योत्सव के मौके पर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि वहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। शैलेश पांडे ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का अपमान है, इसलिए कलेक्टर पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले शैलेश पांडे ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाया था कि टीएस सिंहदेव के समर्थकों पर उन्हीं की सरकार कार्रवाई कर रही है। कार्यकर्ताओं के पुराने मुकदमे खुलवाए जा रहे हैं और उन पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। आरोप अंबिकापुर के NSUI के कार्यकर्ता ने भी उन पर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि टीएस सिंहदेव का फोटो स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों से जानबूझकर हटा दिया गया। वहीं डीएसपी देव को देखें तो 2 बातें सामने आती हैं। पहला, खुले तौर पर मांग करते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद 2018 से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मौखिक रूप से जो समझौता हुआ था, उस फैसले को आदर सम्मान करते हुए भूपेश बघेल को 2.5 साल के अंतराल के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वेच्छा से छोड़ देनी चाहिए और अगले 2.5 साल के समय अवधि में टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री पद का कार्य करना चाहिए। इसके अलावा इससे पहले टीएस सिंहदेव ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने की बात जरूर कही थी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कभी भी पार्टी लाइन से हटकर कोई बात नहीं की है। अब जाकर टीएस सिंहदेव यह कहते नजर आ रहे हैं कि उनके समर्थकों के सब्र का बांध टूट रहा है। वहीं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो अब खुले रूप से उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि 2.5 साल का फार्मूला मीडिया द्वारा बनाया गया है और ऐसा कोई फार्मूला नहीं था। ऐसे में टीएस सिंहदेव के सामने 2 विकल्प हैं, या तो वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व को स्वेच्छा से स्वीकार कर ले या फिर उन्हें बगावती सुर अपनाना पड़ सकता है, जो कि पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए ठीक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। कवर्धा मामले में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ने लगा है। कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर में अक्टूबर में हुई 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जेल में बंद बीजेपी के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा झंडा उठाने वाले को जेल भेजा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गुरुवार को जेल में बंद बीजेपी के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। जेल में अंदर विजय शर्मा से क्या बातचीत हुई, यह तो पूर्व सीएम ने साझा नहीं किया। वहीं रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रमन सिंह ने कहा कि बघेल सरकार भगवा झंडा उठाने वालों को जेल भेज रही है। ये सब मंत्री मोहम्मद अकबर के इशारे पे किया जा रहा है। साजिश के तहत बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भगवा झंडा के सम्मान में जो लोग खड़े होते हैं उनकी जगह इस सरकार में जेल है। रमन सिंह ने कहा कि 15 साल उन्होंने भी सरकार चलाई, लेकिन इस प्रकार की स्थिति नहीं देखी। इस तरह की नीति पहली बार दिख रही है। उन्होंने कहा कि 80 के आसपास लोगों को यहां से लेकर दुर्ग जेल में ठूंस दिया गया।
रमन सिंह ने कहा कि समय बदलता है, वक्त हर बात का हिसाब लेता है, उसके बदलते ही जनता इसका जवाब देगी। रायपुर से पकड़े गए दुर्गेश देवांगन और प्रहलाद साहू के बीच 3 और 5 अक्टूबर को 2 गुटों में विवाद हुआ था। रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की चर्चा देश में है। धर्म की रक्षा करने वाले बहुसंख्यकों को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुचला जा सकता है। जो कबीर शंकराचार्य की नगरी है वहाँ यह सब हो रहा है। पुलिस और प्रशासन ये सब किसके इशारे पे कर रहा है? जिसने एक झापड़ नहीं मारा उनके ऊपर ऐसे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। पूर्व सीएम हर साल की तरह इस बार भी दिवाली में अपने पैतृक जिला कवर्धा पहुंचे थे। कवर्धा मामले में पुलिस ने रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। गौरतलब है कि भाजपा नेताओं का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात के बाद इस मामले में दखल देने को कहा है। इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, सांसद संतोष पांडे, सुनील सोनी, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष कवर्धा अनिल सिंह, पूर्व विधायक अशोक साहू, मोतीलाल चंद्रवंशी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय एनई ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को ईडी की ओर से सम्मन जारी किया है। इसके तहत ऋषिकेश को एजेंसी के सामने शुक्रवार को पेश होना है। देशमुख फिलहाल ईडी की हिरासत में है, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने बताया कि नेता को दोपहर करीब 12 बजे ईडी के कार्यालय से बाहर लाया गया और उन्हें दक्षिण मुंबई के अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने कहा कि दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच अस्पताल में उनकी नियमित जांच की गई। उसके बाद वह ईडी के कार्यालय में वापस चले गए। देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार अनिल देशमुख से पूछताछ के दौरान मुझे मौजूद रहना है। उनका मेडिकल चेकअप किया गया है और वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 71 वर्षीय देशमुख को ईडी ने सोमवार को देर रात 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पूर्व मंत्री ने मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए कई सम्मन छोड़ दिए थे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते उन्हें रद्द करने से इनकार करने के बाद वह सोमवार को एजेंसी के सामने पेश हुए। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को उन्हें 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने अदालत को बताया कि देशमुख अपराध की आय का मुख्य लाभार्थी था और सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल था। केंद्रीय एजेंसी ने अपने रिमांड नोट में कहा है कि नेता पर 100 करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह का आरोप है। ईडी ने अदालत से कहा था कि जांच के लिए देशमुख की हिरासत में पूछताछ समय की जरूरत है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरे पैसे के लेन देन को स्थापित करने की आवश्यकता है। सीबीआई ने इस साल 21 अप्रैल को नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद देशमुख को और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। देशमुख ने पहले इन आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि एजेंसी का पूरा मामला एक दागी पुलिस वाले सजिन वाझे के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बयानों पर आधारित है। ईडी इससे पहले संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। देशमुख और अन्य के खिलाफ मामला सीबीआई द्वारा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा किए गए कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोपों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज किए जाने के बाद बनाया गया था। एजेंसी ने पिछले महीने एक विशेष अदालत के समक्ष पलांडे और शिंदे के खिलाफ अभियोजन ने शिकायत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी की सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है, जिसे मुंबई पुलिस ने जब्त कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज मुंबई के लोअर परेल इलाके से वायरल हुई है। इसमें शाहरुख खान की मैनेजर पूजा की कार दिखाई दे रही है। साथ ही केपी गोसावी और सैम डिसूजा की कारें भी नजर आ रही हैं। गोसावी की एक महिला से मुलाकात भी सीसीटीवी में कैद है। ये सीसीटीवी उस वक्त का बताया जा रहा है जब डडलानी कथित तौर पर केपी गोसावी से डील करने गई थी। दरअसल सैम डिसूजा ने दावा किया था कि आर्यन खान को बचाने के लिए कथित डील के तहत शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ने गोसावी को 50 लाख रुपए दिए थे।
सैम डिसूजा वही शख्स है जिसके बारे में गोसावी के बॉडीगार्ड और अब गवाह बन चुके प्रभाकर सेल ने हलफनामा दाखिल किया था। प्रभाकर सेल ने दावा किया है कि क्रूज शिप में ड्रग्स मामले में आर्यन के पकड़े जाने के बाद पूजा और केपी गोसावी की मुलाकात मुंबई के लोअर परेल इलाके में हुई थी। इस दौरान सैम डिसूजा भी मौजूद था। पुलिस ने इलाके में लगे 10 से 15 सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। इन्हीं में से एक में पूजा की ब्लू कलर की मर्सिडीज कार दिखाई दे रही है। इसके अलावा 2 इनोवा भी नजर आ रही हैं। ये गोसावी और सैम डिसूजा की बताई जा रही हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि मर्सिडीज कार से एक महिला उतरी और गोसावी से बात कर रही है। फिर सभी अपनी अपनी कार में वापस चले जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी में दिख रही महिला पूजा थी या नहीं, ये अभी पुलिस कंफर्म नहीं कर रही है। सेल के हलफनामे में दावा किया गया है कि लोअर परेल इलाके में हुई इस मीटिंग के बाद उसने गोसावी को उसके वाशी स्थित घर पे ड्रॉप किया था। गोसावी ने प्रभाकर सेल से कहा कि वो तारदेव के एक होटल के बाहर पैसा ले ले। वहां एक कार में आए एक शख्स ने 2 बैग दिए। वह उन्हें ट्राइडेंट होटल के डिसूजा के पास ले गया। डिसूजा ने नोट गिनकर कहा कि ये तो 38 लाख हैं। सैम ने दावा किया था कि उसने गोसावी और अन्य लोगों को 25 करोड़ की बात करते सुना था, जिसमें 8 करोड़ रुपए कथित तौर पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिए जाने थे, जिसमें शाहरुख खान की मैनेजर पूजा से केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान को जेल से रिहा कराने के लिए 25 करोड़ की मांग कर रहा था। इस खबर के लीक होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर आर्यन खान को छोड़ने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। लेकिन सैम डिसूजा ने समीर वानखेड़े का बचाव करते हुए केपी गोसावी पर रिश्वत लेने की पेशकश की थी और पूजा को मुझसे मिलवाया भी था। अब मुंबई पुलिस ने फिरौती के एंगल से जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। राहुल गांधी ने शाहरुख खान को चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी राहुल गांधी ने तब लिखी थी जब आर्यन खान जेल में बंद था। राहुल ने सहानुभूति के लिए चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि देश आपके साथ है। सवाल ये उठता है कि यह अभी तय हो गया है कि आर्यन खान निर्दोष है। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति को यह कह रहे हैं कि देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, जिसके ऊपर ड्रग के केस चल रहा है, जिसमें एनसीबी को यह शक है कि आर्यन खान ने ड्रग पैडलर से ड्रग मंगाई, उनको ड्रग सप्लाई की। ऐसे में अभी डाउट ही है कि आर्यन खान दोषी है या नहीं, ड्रग पैडलर से इसका रिश्ता है या नहीं। अभी यह फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह शायद राहुल गांधी ने फैसला सुना दिया। राहुल गांधी शायद यह कहना चाहते हैं कि शाहरुख खान और आर्यन खान को परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी आज तक सेना के शहीद जवानों के परिवार को चिट्ठी नहीं लिखी। राहुल ने आज तक सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले जवानों का हौसला अफजाई के लिए कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। राहुल गांधी तो सेना के जवानों के ऊपर शंका पैदा करते हैं। राहुल कहते हैं कि देश में कभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं। वहीं उनकी माता जो सोनिया गांधी ने दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए अफसोस जताया था। उस समय कांग्रेसियों ने यह बताया था कि सोनिया गांधी रात को सो ही नहीं पाई। राहुल गांधी भी उसी तर्ज पे चल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का हाथ किसके साथ। वहीं ड्रग्स केस में आर्यन का नाम आने के बाद बॉलीवुड के कई नामी सेलिब्रिटीज आर्यन खान के समर्थन में खड़े हो गए थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक तो लगातार एनसीबी की जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर इल्जामों की झड़ी लगा चुके हैं। उगाही से लेकर महंगे कपड़ों के शौक और दलित बनकर नौकरी पाने तक के आरोप मलिक वानखेड़े पे लगा चुके हैं। साथ ही बॉलीवुड को टारगेट करने का भी आरोप एनसीबी के ऊपर लगा है। जब आर्यन खान 30 अक्टूबर को अपने घर जमानत पर रिहा होकर पहुंचे तो फैंस ने जमकर जश्न मनाया था। शाहरुख खान अपने काफिले के साथ आर्यन खान को लेने खुद ऑर्थर रोड जेल पहुंचे थे। 22 दिन आर्यन खान को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में काटने पड़े थे। आर्यन खान जेल से तो रिहा हो गए, लेकिन उन्हें जमानत देते हुए कोर्ट ने उनके लिए कुछ शर्तें तय की थी, जो ये है, आर्यन खान जांच अधिकारी को बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच आकर हाजिरी देनी होगी। किसी दूसरे आरोपी के संपर्क में नहीं रहना होगा। जांच से जुड़ी बातें मीडिया या सोशल मीडिया में शेयर नहीं कर सकते।
आर्यन को अपना पासपोर्ट स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमा करना होगा। कोर्ट की इजाज़त के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो एनसीबी विशेष न्यायाधीश के पास आवेदन की हकदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। खबर आ रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर मौज मस्ती करने के लिए विदेश के दौरे पर निकल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि जाहिर तौर पर राहुल गांधी एक और छुट्टी के लिए लंदन चले गए हैं। अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री मोदी की सैनिकों के साथ मनाई दिवाली की तस्वीर अपने ट्विटर संदेश में साझा की है। अपने ट्विटर संदेश में अमित मालवीय ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक सफल G20 और COP26 यात्रा के बाद वापस लौटे और तुरंत अपने काम में लग गए। कई बैठकों की अध्यक्षता की और महत्वपूर्ण फैसले लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जवानों के बीच दिवाली मनाने के लिए नौशेरा में हैं। लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? जाहिर तौर पर राहुल गांधी एक और छुट्टी मनाने के लिए लंदन चले गए हैं। हालांकि राहुल गांधी लंदन गए हैं या नहीं, इसकी जानकारी अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन नए साल के मौके पर राहुल गांधी पहले भी कई बार विदेश जा चुके हैं। इससे पहले दिसंबर में भी राहुल गांधी नए साल के मौके पर इटली गए हुए थे। 2016 में भी वो नए साल के मौके पर विदेश यात्रा पर थे। आज दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह सेना के जवानों के बीच दिवाली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर में राजौरी सेक्टर के नौशेरा पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने जवानों को संबोधित भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।